हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है फाइब्रिनोलाइटिक्स। वो ड्रग्स जो फाइब्रिन को तोड़ने का काम करती हैं, फाइब्रिन का लाइसिस करती हैं, दोज ड्रग्स आर टर्म्ड एज फाइब्रोलाइटिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉट क्या होता है, थ्रोम्बस क्या है, एम्बोलाई क्या है, इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, क्या जरूरत है क्लॉट को तोड़ने की, और लास्ट में हम देखेंगे फाइब्रिनोलाइटिक्स और उनके एग्जांपल्स और उनके डिस्क्रिप्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर और डिस्कशन, देयर इज रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे नया वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन आ सके। तो कहानी स्टार्ट होती है होम्योस्टेसिस से। भैया होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस सेल्फ रेगुलेटेड मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, चोट लगने पर खून बहता है और खून का बहना रुक जाता है, मतलब खून का थक्का बन जाता है। हम कह सकते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का एग्जाम्पल क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन विच क्लॉट फॉर्मेशन इज देयर। अब ये क्लॉट फॉर्मेशन की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि चोट लग गई, और चोट को हम क्या बोलते हैं? इंजरी। सो बिकॉज ऑफ इंजरी, टू स्टॉप द फर्दर हेमोरेज, फर्दर लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड बह नहीं जाए, क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन होता है। अब ये इंजरी एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नल का मतलब सपोज ये ब्लड वेसल है, या फिर ये आपकी सरफेस है बॉडी की। अगर बाहरी चोट है किसी भी कारण से, तो क्या होगा? कुछ समय बाद खून का बहना रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर क्लॉट बन जाता है। मतलब सरफेस पर आप देखते हो कोई चीज यहाँ पर जमा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लॉट। और वो क्लॉट किसका बनता है? वो बनता है फाइब्रिन का। कैसे? वो बात की बात है। तो बात होती है, चोट दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। तो ये तो एक्सटर्नल की बात थी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल में इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं, समस्याएं आती हैं किसके अंदर? इंटरनल की। मतलब हम बात कर रहे हैं इंटरनल इंजरी की। इंटरनल इंजरी का मतलब ब्लड वेसल के अंदर ही कोई इंजरी हो गई है। तो भैया ब्लड तो हर कहीं से बह सकता है, तो वहां पर भी क्लॉट बनता है। तो ये समझाने के लिए आपके सामने क्या है? इट इज अ ब्लड वेसल इन विच द ब्लड इज फ्लोइंग ड्यू टू इंटरनल इंजरी। क्या होगा? ब्लड लॉस नहीं हो, इसलिए क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है। अब नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर ये क्लॉट बन जाता है और क्लॉट हट जाता है। मींस द क्लॉट इज फॉर्म्ड एंड क्लॉट इज डिसॉल्व्ड। अब समस्या क्या होती है? अगर एक क्लॉट डिसॉल्व नहीं हुआ तो ऐसा कब होता है? ओल्ड एज के अंदर, एज द एज प्रोग्रेसेस ऐसा होता है। अब क्यों होता है? वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स, क्योंकि हमारा फोकस क्या है? फाइब्रिनोलाइटिक्स। तो समस्या ये हुई कि ये जो क्लॉट बना था बिकॉज ऑफ इंजरी, इट इज क्लॉट, दिस क्लॉट इज मेड ऑफ फाइब्रिन, and this fibrin is removed by fibrinolysis. Means this fibrin is cut down into pieces. That phenomena is termed as fibrinolysis. Now how it is done we will see. Now अगर ये क्लॉट नहीं घुला तो जो ब्लड बह रहा है, बहेगा तो सही, लेकिन रेजिस्टेंस तो ऑफर होगा, मतलब बाधा तो हो गई। तो हम कह सकते हैं इट इज ऑक्लूटेड ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में बाधा होगी, जो इतना ब्लड बह रहा था, ब्लड का जो टोटल फ्लो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक तो हमने देखा कि चोट लग गई और क्लॉट बन गया, लेकिन ये क्लॉट घुल नहीं रहा है। नाउ इफ दिस क्लॉट इज स्टेशनरी, अगर ये स्टेशनरी है तो मतलब यहीं पर है, तो यही क्लॉट क्या कहलाता है? थ्रोम्बस या थ्रोम्बाई। और दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज थ्रोम्बोसिस। मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इज टर्म्ड एज थ्रोम्बोसिस। पहली चीज, अगर ये स्टेशनरी नहीं रहता है तो क्या होगा? इफ इट इज नॉट स्टेशनरी, ये ऐसे टूट कर अगर सर्कुलेशन चला जाता है, मतलब इट इज सर्कुलेशन, इट इज सर्कुलेटिंग, तो ये क्या कहलाता है? एम्बोलाई। मतलब मैं कह सकता हूं सर्कुलेटिंग थ्रोम्बस इज कॉल्ड एज एम्बोलाई।
और दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज एम्बोलिज्म। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है, एम्बोलिज्म क्या होता है। तो सर आप अपन तो क्या पढ़ रहे हैं, फाइब्रोलाइटिक्स, ये बताने की क्या जरूरत है, उसका आंसर आ रहा है। तो हम कह रहे थे कि दो चीज बन गई, अब ये दो चीज बहुत घातक है। घातक कैसे है, इन दो की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस अराइज हो जाती हैं, पेशेंट मर सकता है। कैसे, पहले बात करते हैं थ्रोम्बोसिस की। ये थ्रोम्बोसिस अगर कोरोनरी आर्टरी में ही है, भैया कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है, वो ब्लड वेसल, वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये अगर थ्रोम्बस, ये अगर क्लॉट कोरोनरी आर्टरी में ही हो गया तो देयर कैन बी टू रिजल्ट्स। दो रिजल्ट क्या हो सकते हैं, देखते हैं। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी तो वो आर्टरी है जो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है किसको, हार्ट को। ओके, इट इज देयर। नाउ व्हाट वी वांट टू टेल इज, दो कंडीशन होती हैं कोरोनरी आर्टरी में अगर थ्रोम्बोस आता है, या तो हो जाएगा इस्कीमिया या इस्चीमिया, और या हो जाएगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अब अगर क्लॉट सपोज इस आर्टरी में है और इतना ही है, मतलब ब्लड में जाने का रास्ता है, ब्लड जा सकता है, ब्लॉक तो है, देयर इज ब्लॉक, बट दिस ब्लॉक इज पार्शियल। तो अगर ब्लॉक पार्शियल है और कम ब्लड जाता है, दैट इज टर्म्ड एज इस्चीमिया या इस्कीमिया। अगर ये क्लॉट पूरा ही ऑक्लूड कर लिया, मतलब ये क्लॉट पूरा इतना बन गया, आगे तक बन गया, ये आगे तक बनने से क्या होगा, जो ब्लड है, सपोज ये क्लॉट इतना हो गया, पूरा का पूरा ब्लड बना रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पर ब्लड नहीं आएगा। जब इस एरिया में ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, और ऑक्सीजन नहीं आएगी तो क्या होगा, यू नो वेरी वेल, द टिश्यू विल डाई, द सेल विल डाई। और अगर यही कोरोनरी आर्टरी में हुआ तो मायोकार्डियम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये जो कंप्लीट ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज टर्म्ड एज इंफार्क्ट, एंड दिस फिनोमिना is termed as infarction। तो इस्कीमिया और इंफार्क्ट किससे बना, इससे बना। तो समस्या हुई एक तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और दूसरी समस्या कौन सी हुई, इस्कीमिया या इस्केमिक स्ट्रोक। अब तीसरी समस्या, थर्ड समस्या होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। कोई भी जो अंदर डली हुई वेन है आपकी, डीप वेन, उसके अंदर जाकर ये थ्रोम्बस जाकर अटक सकता है, जैसे लेग्स की, जैसे पेल्विस की, जैसे शोल्डर के अंदर जो वेन्स हैं, दोस कैन बी ब्लॉक। दिस इज कॉल्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेरिफेरल आर्टरी। जो आपकी आर्टरीज है मेन बॉडी से, सेंटर से दूर की तरफ है, वो पेरिफेरल आर्टरी, वहां पर जाकर ये थ्रोम्बस फंस सकता है, एंड दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज पेरिफेरल आर्टरी ऑक्लूजन। तो ये तो कहानी किसकी वजह से थी, थ्रोम्बोसिस की वजह से, ये थ्रोम्बस की वजह से। अब देखते हैं एम्बोलिज्म की वजह से। अगर ये लंग्स में चला गया तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और लंग्स के अंदर भी तो ब्लड सप्लाई की जरूरत है, और वहां पर भी मतलब सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हमने देखे वैसे कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, ये तो बहुत डेंजरस है, तो इसीलिए तो लिखा है देयरफॉर इंट्रावस्कुलर क्लॉट इज डेंजरस। तो कहां इंट्रावस्कुलर क्लॉट, ये इंट्रावस्कुलर क्लॉट ही तो है। दिस इंट्रावस्कुलर क्लॉट इज डेंजरस, देयरफॉर शुड बी रिमूव्ड और लाइज्ड। या तो फटाफट हटा दो या इसको काट दो, बिकॉज इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, एंड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इट कैन रिजल्ट इन द डेथ। तो क्या करें, therefore fibrinolytic drugs are used, जो हम पढ़ रहे हैं। तो इस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए जो ड्रग्स यूज में ली जाती हैं, those drugs are termed as fibrinolytics। नाउ अब फाइब्रोलाइटिक्स क्यों, पता है ना क्लॉट किसका बना हुआ है, क्लॉट तो फाइब्रिन का बना हुआ है।
तो अब ये लाइसिस होता कैसे है, लेट अस सी। आपकी बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस है जिसे बोलते हैं प्लाज्मिनोजन। जहां पर ओजन शब्द आ जाए मतलब वो तो इनएक्टिव चीज है, उसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, जैसे पेप्सिनोजन, जैसे ट्रिप्सिनोजन। सिमिलरली प्लाज्मिनोजन इज देयर व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। This plasminogen is converted into plasmin and this plasmin acts on fibrin. ये fibrin कैसे बना हुआ है? This plasmin acts on fibrin which is insoluble, but this plasmin acts on this and it results in the lysis, due to which this fibrin which was insoluble is converted into fragment pieces which are soluble. तो मतलब इसको काट दिया ना, हटा दिया ना, हट गया ना, मतलब ये जो आपका बैरियर था, ऑक्लूजन था, वो क्लियर हो गया। तो वो ड्रग्स जो ऐसा करती हैं, these drugs are fibrinolytics. Now the question arises, ये होता कैसे है, ये कैसे किया जाता है कि प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बन गया और प्लाज्मिन से ऐसा हो गया। तो जो ड्रग्स काम में ली जाती हैं फाइब्रोलाइटिक्स, व्हाट दे डू इज वो इसको एक्टिवेट करती हैं, मींस दीज ड्रग्स आर एक्टिवेटर ऑफ दिस सिस्टम। तो अब इन ड्रग्स का एग्जांपल याद करने के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है। क्या सेंटेंस याद करना है कि ये जो आपका फाइब्रिन है ना, इसको हर सूरत में घुलना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं मैं, हर सूरत में फाइब्रिन घुलना चाहिए। किस में घुलना चाहिए? सूरत में। क्या घुलना चाहिए? फाइब्रिन। तो सूरत की स्पेलिंग होती है SURAT। एस से स्ट्रेप्टोकाइनेस, यू से यूरोकाइनेस, आर से रेटेप्लेस, ए से एल्टेप्लेस, टी से टेनेटेप्लेस। तो ये वाली ड्रग्स कौन सी हैं? फाइब्रोलाइटिक्स विच आर एक्टिवेटर्स। These activate plasminogen, due to which it is converted to plasmin. This plasmin it acts on the fibrin and this converts insoluble fibrin into pieces which are soluble and therefore it is removed. तो ये तो बनने के बाद हुआ ना, जब क्लॉट था तब ना, इसलिए फाइब्रोलाइटिक्स आर नॉट यूज्ड प्रोफाइलेक्टिकली, दे आर यूज्ड थेरेप्यूटिकली. So this was the story about homeostasis and fibrinolytics और उसके एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे वन बाय वन इन ड्रग्स के बारे में, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, रेटेप्लेस, एल्टेप्लेस, टेनेटेप्लेस, मतलब हम सूरत की बात करेंगे। इस डायग्राम की मदद से एक बार वापस समझते हैं फाइब्रोलाइटिक्स कैसे काम कर रहे हैं। फाइब्रोलाइटिक्स प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये एक्टिवेटर जो आपके फाइब्रोलाइटिक्स हैं ये एक्टिवेटर की तरह काम कर रहे हैं। प्लाज्मिनोजन से क्या बना? प्लाज्मिन, और प्लाज्मिन क्या कर रहा है? फाइब्रिन को तोड़ रहा है। तो ये आपका क्लॉट है, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन बना रहा है और जो आपका क्लॉट है किसमें बन गया? टुकड़ों के अंदर। अब सवाल उठता है, ये तो एक्टिवेटर है, ये तो हम बाहर से दे रहे हैं, तो बॉडी के अंदर भी एक्टिवेटर होता है क्या? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बॉडी के अंदर भी एक्टिवेटर हो रहा है। यह है आपका TPA, इसे बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो आता कहां से है? इट कम्स फ्रॉम द एंडोथेलियम। फ्रॉम एंडोथेलियम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज रिलीज्ड और ये क्या करता है? प्लाज्मिनोजन से बंध जाता है। अब ये प्लाज्मिनोजन आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी घूमता रहता है और ये जो क्लॉट बना है इस क्लॉट के साथ भी बाउंड रहता है। मतलब प्लाज्मिनोजन दो फॉर्म में है, सर्कुलेटिंग एंड इट इज बाउंड टू फाइब्रिन। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इट बाइंड्स टू द प्लाज्मिन, बंध गया और इसको एक्टिवेट कर देगा। ये एक्टिवेशन से ही क्या बना? प्लाज्मिन। तो एक्टिवेशन से बन गया प्लाज्मिन और यही प्लाज्मिन अल्टीमेटली इसको खा जाता है, फाइब्रिन को तोड़ देगा और इस तरह से इसके फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे जो सॉल्युबल है। तो सर फिर जो प्लाज्मिन है एक्स्ट्रा वो क्या काम ही करता रहेगा क्या? नहीं, बिकॉज वी हैव सीन इन द स्टार्टिंग ओनली कि ये तो होम्योस्टैटिक सिस्टम है, बॉडी का होम्योस्टेसिस है। तो जो एक्स्ट्रा प्लाज्मिन है उसको फिर इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? प्लाज्मिन इनहिबिटर्स व्हिच आर आल्सो टर्म्ड एज एंटीप्लाज्मिन्स। सो दिस इज हाउ ये जो टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर है
इनका काम कौन कर रही है? फाइब्रिनोलाइटिक्स ड्रग कर रही हैं। ये वाली ड्रग्स कर रही हैं जिनको हमने सूरत के नाम से जाना। अब देखते हैं वन बाय वन। पहली ड्रग है उसके अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है समझने के लिए एसके। इट इज द फर्स्ट ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कंडीशंस वी हैव डिस्कस्ड, मतलब एज अ फाइब्रोलाइटिक। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका टी हाफ होता है 30 to 80 मिनट्स। नाउ सेकेंड, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये एंटीजन है। आपने कई बार नाम सुना होगा एस्ट्रेस, हाइड्रोलेस, येस, लेकिन ये एस तो है लेकिन इट इज नॉट एन एंजाइम, इट इज एन एंटीजन। और वो एंटीजन किससे मिल रहा है? दिस एंटीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप सी। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चेन शेप में होते हैं, मतलब इसीलिए इनका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई। और किस ग्रुप के? सी ग्रुप के। अब सर बीटा हीमोलाइटिक का मतलब क्या होगा? जब इनको कल्चर किया गया स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप सी को शीप ब्लड अगर मीडिया के अंदर, वन सेकेंड आई एम सेइंग, ये जब इनको ग्रो किया गया ब्लड शीप अगर मीडिया के अंदर, तो क्या हुआ? एक बिल्कुल ऐसी एक जोन ऑफ डिमार्केशन दिखी जहां पर हीमोलाइसिस हो गया, और इसीलिए इसका नाम क्या है? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप सी। वी आर नॉट गोइंग डिटेल्स ऑफ दिस नाउ। अब ये तो एंटीजन है। जो पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम है क्लॉट की, उसको लेने के बाद रिलीफ मिलता है। अब कैसे मिलता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस इटसेल्फ इज इनएक्टिव, ये खुद इनएक्टिव है, लेकिन यहां पर क्या था? टीपीए बांधकर इसको एक्टिवेट करता है ना, तो वही कौन रोल प्ले कर रहा है? स्ट्रेप्टोकाइनेस प्ले कर रहा है, मतलब अपनी जो फाइब्रोलाइटिक ड्रग है वो प्ले कर रही है। तो दिस स्ट्रेप्टोकाइनेस इट बाइंड्स विद द प्लाज्मिनोजन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा? ज्यादा प्लाज्मिन बनाएगा, और यही प्लाज्मिन क्या करेगा? लाइसिस ऑफ क्लॉट करेगा। तो यही तो कहानी हो रही है। एक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बन गया, ये बन गया, फाइब्रिन घुल गया। लेकिन एक समस्या है इसमें। क्या समस्या है? कि दिस स्ट्रेप्टोकाइनेस इज नॉन सेलेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लाज्मिनोजन दो फॉर्म में होता है, सर्कुलेशन में और बाउंड टू दिस, तो जो सर्कुलेशन वाला है उस पर भी ये बाइंड हो जाएगा, मतलब यहां पर भी एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब प्लाज्मिन और बन जाएगा। तो जो हम नहीं चाहते हैं ना, वो भी प्लाज्मिन बन जाएगा, मतलब ज्यादा प्लाज्मिन बन जाएगा। और यही डिसएडवांटेज है किसका? स्ट्रेप्टोकाइनेस का, मतलब ब्लीडिंग हो जाएगी। तो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो पहला तो यह है कि देयर इज डिप्लीशन ऑफ सर्कुलेटिंग प्लाज्मिन विच रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, जो बाउंड है क्लॉट के साथ, और जो सर्कुलेशन में क्लॉट के साथ बहुत ज्यादा प्लाज्मिन बन जाएगा, तो ब्लीडिंग हो जाएगी। फर्स्ट डिसएडवांटेज। भैया ये क्या है? ये तो एंटीजन है, अभी बताया था आपको। एंड व्हाट आर एंटीजन? एंटीजन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस, और उनकी खासियत होती है कि एंटीजन जब बॉडी में जाता है तो एंटीबॉडीज डेवलप होती तो हैं, लेकिन एक और लफड़ा है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलर्जी, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। तो बिकॉज ऑफ दिस एंटीजेनिसिटी, it acts as antigen and there is disadvantage of hypersensitivity and anaphylactic reaction in 1 to 2% patients. Third, अब हुआ यूं कि हम क्या दे रहे हैं? एंटीजन दे रहे हैं। वो एंटीजन बॉडी में जा रहा है और अपना काम कर रहा है, कैसे? प्लाज्मिनोजन से बाइंड होकर। लेकिन एक समस्या है, जिस पेशेंट के अंदर ये हम दे रहे हैं उसको अगर ऑलरेडी स्ट्रेप्टोकोकाई से अगर इंफेक्शन हो चुका हो, तो उसको अगर ऑलरेडी इंफेक्शन हो चुका होगा प्रीवियस में ये स्ट्रेप्टोकाइनेस देने से पहले, तो मतलब ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी उसके ब्लड के अंदर,
बिल्कुल प्रेजेंट होगी, क्योंकि अभी पढ़ा तो था, अभी मैंने बोला तो था, और हम पढ़ते तो है माइक्रोबायोलॉजी में कि जब भी एंटीजन एंटर होता है एंटीबॉडीज बनती है। तो जिस पेशेंट के अंदर ऑलरेडी पहले इन्फेक्शन हो गया स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप से, उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई है, तो जैसे ही आप स्ट्रेप्टोकाइनेस दोगे, ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस स्ट्रेप्टोकाइनेस को खा जाएंगी। तो एक समस्या है। सपोज अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब a fraction of the dose will be neutralized due to preformed antibodies due to past infection। तो क्या करना है, तो भैया जो न्यूट्रलाइज हुई है ना, हमको ऑलरेडी डोज बढ़ाकर देनी पड़ेगी, मतलब लोडिंग डोज इज रिक्वायर्ड, एंड देयरफॉर बिफोर दिस एक चेक करना जरूरी है, थोड़ी जानकारी जरूरी है कि कहीं पास इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि वो थेरेपी लेवल, थेरेप्यूटिक लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो यही तो लिखा है इसके अंदर, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लोडिंग डोज इन केस ऑफ पास्ट इन्फेक्शन। समझ में आ गया होगा आपके। एक और डिसएडवांटेज, अब एक बार आपने पेशेंट के अंदर दे दिया ये, ठीक है दे दिया, तो है तो एंटीजन, तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। अब एक बार तो काम आ गया, अगली बार फिर तो आप काम आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज है। अगली बार जैसे आप एंटीजन दोगे, एंटीजन खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एंटीजन जैसे आता है एंटीबॉडीज उसको खत्म कर देती हैं। तो मींस इट कैन नॉट बी यूज्ड सेकंड टाइम ड्यू टू एंटीबॉडीज व्हिच आर ऑलरेडी डेवलप्ड इन द पास्ट डोज और अर्लियर डोज। Although it is good, it is the first drug, but it has many disadvantages। तो क्या करें, नए प्रोडक्ट आए, नई ड्रग्स आई मार्केट के अंदर, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइब्रोलाइटिक्स, वो है यूरोकाइनेस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यूरोकाइनेस की। पहला ये कि तो उसका टी हाफ होता है 10 से 15 मिनट। अब ये एंजाइम नहीं था ना भैया, ये तो एंजाइम है जो कहां से लिया गया है, इट इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल। ह्यूमन किडनी सेल का टिश्यू कल्चर किया गया और उसके बाद उसको ऑब्टेन किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूरोकाइनेस। नाउ इसमें डिसएडवांटेज क्या था, इट वाज एंटीजन, इट इज नॉन एंटीजेनिक। नेक्स्ट, और it can be taken in patients which have already taken streptokinase। यहां पर समस्या क्या थी, यहां पर समस्या थी कि दोबारा अगर आप दोगे स्ट्रेप्टोकाइनेस तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाला तो दे सकते हैं ना, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है एंटीजन एंटीबॉडी की। तो ये एक चीज है जो प्रेजेंट है किसके साथ, स्ट्रेप्टोकाइनेस। अब हम बात करेंगे एल्टेप्लेस की। ये एल्टेप्लेस का एक और नाम है आरटीपीए। आरटी का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट टिश्यू, और पीए का मतलब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब ये रिकॉम्बिनेंट टिश्यू क्या होता है भैया, ये तो आरटीडीएनए टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें एक डीएनए लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म से, दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लेकर इस डीएनए से जोड़ देते हैं, और नई चीज जो एक्सप्रेस होगी, जो डिजायर्ड है, वो हमारे कंट्रोल में है। तो ये एक तरह से मॉडिफिकेशन का चीज है, इट इज डिफरेंट थिंग। हमने को इतना ही करना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। सो दिस एल्टेप्लेस इज प्रोड्यूस्ड बाय आरटीडीएनए टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉम ह्यूमन टिश्यू कल्चर इट इज प्रोड्यूस्ड। अब it is moderate specific for bound plasminogen and less on circulating। भैया इसकी स्पेसिफिसिटी तो है, होना क्या चाहिए कि जितना ज्यादा स्पेसिफिक क्लॉट के लिए होगा उतना बढ़िया है। और स्ट्रेप्टोकाइनेस से प्रॉब्लम क्या थी, वो नॉन स्पेसिफिक था, वो सर्कुलेशन में भी अफेक्ट कर रहा था, बाउंड में भी कर रहा था, लेकिन इसकी ज्यादा है, पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इट इज मॉडरेट स्पेसिफिक एंड लेस ऑन सर्कुलेटिंग। कितना, 50% के आसपास। और इसका टीएफ कितना है, द टीएफ इज 4 to 8 minutes। इट इज रैपिडली डिग्रेडेड
therefore it is given by slow infusion with co-administration of heparin. अब देखेंगे हम नेक्स्ट ड्रग। अब हम जिस दवा की बात कर रहे हैं वो दवा है आपकी रेचेप्लेस। इसकी क्या खासियत है? हमने देखा था आरटीपी है पिछली ड्रग, ये भी मॉडिफाइड आरटी है लेकिन लॉन्ग एक्टिंग है, सो ये कहानी है रेचेप्लेस की। अगली दवा है टेनेक्टेप्लेस, ये भी आरटीपी है, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, लेकिन इसमें और भी खासियत है, इट हैज हाई फाइब्रिन सेलेक्टिविटी। तो यही तो होना चाहिए ना फाइब्रोलाइटिक एजेंट्स के अंदर, जितना ज्यादा सेलेक्टिव होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना सेलेक्टिव होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग होगी इसके साथ और उतना अपने को फायदा है, क्योंकि सर्कुलेटिंग में तो हम चाहते नहीं है। अगर ऐसा होगा तो स्टेप्टोकाइनेस जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लीडिंग या हेमोरेज जैसी, जो इसमें नहीं है क्योंकि हाई फाइब्रिन सेलेक्टिविटी है। और एक और चीज इसके अंदर, इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ज्यादा लंबे समय तक काम करता है। इंपॉर्टेंट चीज एक और इसके साथ जो बाकी के साथ नहीं है, इट इज द ओनली फाइब्रोलाइटिक एजेंट और द ड्रग विच कैन बी टेकन एज आईवी बोलस इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के अंदर आईवी बोलस डोज लिया जा सकता है, बाकी किसी का नहीं लिया सकता। एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड इन फाइब्रोलाइटिक थेरेपी ऑफ स्टेमी, इसीलिए इसको स्टेमी में यूज करते हैं। अब ये क्या होता है स्टेमी? ये एक तरह का मेजर हार्ट अटैक है जिसके अंदर जो आर्टरीज है वो तकरीबन कंप्लीट ब्लॉक हो जाती हैं और पूरा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हार्ट के पास पहुंच नहीं पाते हैं, मतलब मायोकार्डियल तक पहुंच नहीं पाते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, क्योंकि लिखा है ना एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है उसके अंदर। तो स्टेमी एक तरह का हार्ट अटैक है, और इसीलिए जब पेशेंट कहीं से भी घर से हॉस्पिटल जा रहा है या जहां पर हुआ है उसको माइल्ड इन्फेक्शन, कुछ समय चाहिए, उसी दौरान उसको दे सकते हैं। और वो कौन सी दे सकते हैं दवा? टेनेक्टेप्लेस। एक जो चीज हम दोबारा देख चुके हैं या दोबारा हम देखना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जितने भी जो फाइब्रोलाइटिक है ना, इनका सिर्फ थेरेप्यूटिक यूज होता है, दीज आर नॉट यूज्ड एज प्रोफाइलेक्टिकली। क्यों? क्योंकि क्लॉट बनने के बाद ही इनका एक्शन होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको याद रखना ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक, तो इनका थेरेप्यूटिक यूज ही होता है, प्रोफाइलेक्टिक यूज नहीं होता। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे, समझते रहेंगे, इजी बनाते रहेंगे सब्जेक्ट्स को, इसलिए प्लीज कीप इन टच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।